विक्ट्री डे आया और चला गया, लेकिन रूस यूक्रेन का ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 71वां दिन है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और प्रचंड होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देना चाहता है, वहीं यूक्रेन सहयोगी देशों से लगातार मिल रही मदद के बूते रूस को छकाता जा रहा है। वार पलटवार की इस घड़ी में इस बार खबर रूस के हवाले से आई है, जिसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने काला सागर में मौजूद जमीनी आइलैंड पर यूक्रेन के कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की बड़ी साजिश का काम तमाम। काला सागर की आइलैंड पर कब्जे की कोशिश नाकाम। आधी रात को रूसी सेना का ऑपरेशन ब्लैक सी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का ये ऐसा दौर है जहां छोटी छोटी कामयाबियों का सामरिक तौर पर बड़ा अहम रोल हो सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इस बार खबर जंग का केंद्र बन चुके उस काला सागर से आई है, जहां रूसी सेना ने अपने बाहुबली युद्धपोत मॉस्को को तैनात कर रखा था। दावा किया जा रहा है कि काला सागर के जमीनी आइलैंड पर रूस ने यूक्रेन की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से यूक्रेन काला सागर के जमीनी आइलैंड पर कब्जे की कोशिश को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बाकायदा यूक्रेन ने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, जिसके लिए 8 मई की रात यूक्रेन के जवानों ने आइलैंड पर उतरने की कोशिश की, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन की 3 बख्तरबंद नौकाओं को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया, जिनमें से 3 सुखोई 24 और 1 सुखोई 27 शामिल है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 29 यूएवी को भी हवा में मार गिराया, जिनमें 8 बैरक्टर और TB2 अटैक एयरक्राफ्ट शामिल थे। रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त हमला बोलते हुए 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर और 1 Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि आइलैंड पर कब्जे की कोशिशों के दौरान रूसी सेना ने समुद्र तट पर तबाही मचाने वाले 50 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल काला सागर रूस के रक्षा बेड़े का एक अहम ठिकाना है। यहाँ रूस ने भारी तादाद में अपने सैनिकों और हाईटेक हथियारों की तैनाती कर रखी है। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना कूटनीतिक चोट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से जमीनी आइलैंड पर कब्जे की कोशिश में, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस दौरान यूक्रेन को बड़े नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से ये रणनीति होगी कि अगर काला सागर में जहां ओडेसा पर बमबारी हो रही है, यूक्रेन इस आइलैंड पर कब्जा कर लेता है, तो फिर रूस के सारे जो इरादे हैं उसको नाकाम करने में कामयाब हो जाएगा। इस आइलैंड को अपना बेस बना सकता है, लेकिन रूस की इसकी तैयारी थी। लेकिन इस वक्त जसप्रीत और जनक दवे के पास चलते हैं। जनक कीव में है, जसप्रीत इस वक्त इरपिन में मौजूद हैं। आप किसी फैक्ट्री में दिख रही हैं। जसप्रीत, कहां पर हैं आप, बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त जसप्रीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, जरा इसको शॉर्ट करेंगे। आपकी अचानक आवाज चली गई, जरा इसको चेक करेंगे। आपके क्या माइक की बैटरी चेक कीजिएगा। मैं जरा जनक से जानूं। जनक, वहां धूप खिली हुई है, मौसम बदल चुका है, ठंड कम है, गर्मी बढ़ रही है, पीछे वाहनों की आवाजाही दिख रही है कीव में। बताइए आप कहां पर हैं
वहां क्या शांति का माहौल है? ऑफिसेज खुले हैं, घर बार, क्या लोग वापस आते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल आनंद, पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ टाइम का। अब ये कीव का जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, बिल्कुल सामान्य हालात। 2 दिन पहले यहीं पे जेलेंस्की, मतलब 8 मई को जेलेंस्की इसी सड़क पर देश को संदेश दे रहे थे। वो वीडियो भी देखा होगा आपने, जहां पर वो यानी कि सेना डटी हुई है। सबसे बड़ी बात जो दो अपडेट आनंद मैं आपको दे दूं, कीव में हालात सामान्य है, लेकिन जहां लड़ाई चल रही है वहां की बात कर रहा हूं। जो अभी थोड़ी देर पहले जो पैकेज हम चला रहे थे, दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, ओडेसा, हम कल ओडेसा के लिए निकले थे, लेकिन ज़ैपोरिज़िया गए। ओडेसा में कल 7 मिसाइलें दागी। ओडेसा क्यों है हम आप जानते हैं, काला सागर के पास, वहां पर कब्जा रूस क्यों करना चाहता है। मैरियापुल में लड़ाई चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट खार्किव में, अभी जो हमें मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर से जो जानकारी आई, खार्किव में लिज़म के पास जो मार्च महीने में हमला दागा गया था, वहां पर हमला किया गया था रिहायशी इलाका से, वहां से 66 डेड बॉडीज बरामद हुई है। ये रूस की ओर से वॉर क्राइम बताया जा रहा है, या यूक्रेन में से। तो यहाँ पर यहाँ कीव में हालात बिल्कुल सामान्य है। वो दिखाने की भी कोशिश है कि हम डटे हुए हैं, हमारे देश की आज़ादी के लिए, हम हमारे देश के हितों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये जेलेंस्की इसी सड़क के इंडिपेंडेंस स्क्वायर काफी अहम है, मायने हैं इसके। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे जिस दिन उन्होंने ये संदेश दिया, वो रेड स्क्वायर में विक्ट्री डे परेड को काउंटर करने के लिए किया जनक, लेकिन जेलेंस्की भी अपनी जगह बदल रहे हैं, एक जगह पर स्थित नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि थ्रेट परसेप्शन है कि कहीं कुछ ऐसी कोई टास्क फोर्स ना हो जो जेलेंस्की को कैप्चर करने में की ही उनकी जिम्मेदारी हो। इस पर भी बहुत इंटेलिजेंस की बातचीत हो रही है। जसप्रीत भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जनक से बात करके। जसप्रीत, मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। हाँ जनक। तो ये आप बात कर रहे हैं कि क्यों वो लोकेशन बदल रहे हैं, इसका रीज़न है। हालांकि अमेरिका और यूके ने, आप जानते ही आनंद, की उनको पहले ही पनाह देने की बात कही थी कि आप यहाँ से देश को चलाए, लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया था। और इससे पहले भी अब तो वो भी खुद कह चुके हैं कि उन पर पहले दिन ही, यानी 24 फरवरी पर ही उन पर और उनके परिवार पर रूस की ओर से हमला किया गया था उनको मारने के लिए, लेकिन वो बचे। और सुरक्षा के मद्देनजर, चूंकि मुझे याद है हम बिल्कुल पास में यहाँ कवरेज कर रहे थे और जेलेंस्की आए तो पूरा एरिया सेना ने कवर करके रखा था। पुलिस नहीं थी, सेना थी, यानी उनको सुरक्षा बिल्कुल सेना के घेरे में है। और इसलिए उनकी सुरक्षा काफ़ी अहम है, क्योंकि देश की सेना को जो कमांड देना है वो उनकी ओर से, उनके ऑफिस की ओर से जा रहा है। और लगातार डिप्लोमेट्स, उसी दिन आप कहें हालात सामान्य, ये इसलिए भी क्योंकि उस दिन भी देखिए फर्स्ट लेडी यूएस से भी उसी दिन आई थी, जहां पर 7 मई को एक मैसेज देने के लिए कि दी हम लोग यहाँ पर आपके साथ, और कैनेडियन पीएम भी आए। तो एक हालात सामान्य, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आप देखें कि अगर रूस चाहता तो कीव पर मिसाइल और हमले कर सकता था, लेकिन रूस का फोकस अब दक्षिण पूर्वी ओडिशा में है, दक्षिणी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। ओडिशा में अभी मिसाइल दागे जा रहे हैं। जसप्रीत, आप इरपिन में है, कहां पर हैं आप? एक फैक्ट्री में दिख रही हैं। बिल्कुल, मैं आनंद आपको बता दूं कि मैं इरपिन में हूं। ये एक सिटी मार्केट है जो तबाह हो चुकी है। इरपिन वैसे शहर तो छोटा है, लेकिन जो ये सिटी मार्केट थी काफी बड़ी थी। और यहाँ पर बताया जाता है कि रूस के रॉकेट आए थे, क्योंकि जब वो कीव की तरफ बढ़ रहे थे उसके बाद इसी के आगे यूक्रेनी सेना ने इनको रोक दिया था। लेकिन क्या मंजर रहा है ये आप देखिए, सब कुछ यहाँ पर जल चुका है। और बड़ी सिटी मार्केट है, इरपिन के लोग यहीं पर आते थे खरीदारी करने के लिए। और बताया जाता है कि यहाँ पर रॉकेट आया था जिससे सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये डब्बे आप देख सकते हैं, खाने पीने का सामान यहाँ पर हुआ करता था। और इसको दोबारा से शुरू करने में इस फैक्ट्री को काफी समय लगेगा, ये हम देखें, क्योंकि युद्ध तो काफी दिनों से चल रहा है, 70 दिनों से ऊपर हो चुके हैं। सिर्फ तबाही का मंजर है, कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। कल हमने देखा जो रेड स्क्वायर में पुतिन के तेवर थे, उसको देख करके लग रहा है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी। और उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को सही माना है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये अलग अलग इलाकों से है। यहाँ पर रूसी सेना की बर्बरता की कहानी को ये तस्वीरें बयां करती हैं। अभी इरपिन किसके कंट्रोल में है जसप्रीत? इस पर भी बात करेंगे। क्या इरपिन में अभी भी छुटपुट गोलाबारी, बमबारी हो रही है? क्या वहां रूसी सेना का प्रेजेंस है? बेलारूस की तरफ से पूर्वी तरफ है इरपिन, कीव के पूर्व में है इरपिन, बेलारूस और कीव के बीच में इरपिन शहर आता है। वापस हमारे रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन जरा इसको समझें कि रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसके
उसे लैंडलॉक देश में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को ऐसे देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस पर मैं बार बार कह चुका हूं कि काला सागर के पे जितने बंदरगाह हैं वहीं पर बमबारी हो रही है। ओडेसा सबसे बड़ा बंदरगाह है। आइए आपको इस मैप के जरिए बताते हैं कि पुतिन का माइंड गेम और मास्टर प्लान क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस को जमीन के जरिए यानी कि सड़क के जरिए थल मार्ग से यहां इस काला सागर से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए उनका फोकस लुहांस्क, डोनेट्स्क, इसको डॉनबास इनिशिएटिव कहा जाता है। यहां पर डॉनबास है, यहां पर खार्किव है, तो खार्किव से लेकर डाउनवर्ड आप जापोरिजिया की बात कीजिए, ये सी ऑफ अज़ोव है, यहीं पर मारियुपोल एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जो अब रूस के कब्जे में है। अगर वहां पे आए खेरसान, यहां पर खेरसान क्रीमिया के सामने जुड़ता है। क्रीमिया को 2014 में ही रूस अपने अधीन कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह है मिकोलाइव, वो भी इसी तटीय इलाके में है। लेकिन यहां ओडेसा है। ओडेसा मोल्दोवा से करीब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन ओडेसा ठीक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है और इसके पास एक बंदरगाह है जिसको कि माना जाता है कि ये गेटवे है, गेटवे टू टर्की, गेटवे टू रेस्ट ऑफ यूरोप। और यहां काला सागर के ऊपर पूरी तरह से अगर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो उनको इस पोर्ट सिटी को भी अपने अधीन करना होगा। लेकिन अगर ओडेसा पर कब्जा कर लेते हैं और ओडेसा से लेकर ये पूरी लकीर खींच देते हैं खेरसान तक या फिर लुहांस्क तक भी, तो रूस के साथ सड़क के मार्ग से क्रीमिया तो जुड़ ही जाएगा, लेकिन फिर यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो जाएगा। लैंडलॉक्ड का मतलब कि इसके पास समुद्री तट का कोई एक्सेस ही नहीं, क्योंकि यहां पर मोल्दोवा है, यहां रोमेनिया है, यहां पोलैंड है, यूपर फिनलैंड है और इधर रूस है, यहां बेलारूस है और ये रूस है। तो इस तरह से यूक्रेन पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा अन्य यूरोपीय देशों और जैसा कहते हैं रूस पर कि वो अपने व्यापारिक तौर से और सामरिक तौर से कैसे इसको हैंडल कर सके। तो रूस पूरी तरह से यूक्रेन को लैंडलॉक कर देना चाहता है। अब इसके अलावा पुतिन की नजर मोल्दोवा पर भी है। मैंने आपको दिखाया ओडेसा के पीछे लगकर है मोल्दोवा। मोल्दोवा यूक्रेन का पड़ोसी देश है और वो अभी कंगाली की कगार पर खड़ा है। आखिर मोल्दोवा रूस के लिए क्यों इतना अहम है, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के मोल्दोवा पर हमले के 3 मकसद हैं। पहला मकसद मोल्दोवा पर कब्जे से रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा। इससे रूसी सेनाएं पश्चिम की ओर से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट सिटी ओडेसा की ओर आसानी से बढ़ पाएंगी। ट्रांसनिस्टीरिया से ओडेसा की दूरी महज 40 किलोमीटर है। मोल्दोवा पर कब्जे के बाद यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। दूसरा मकसद, इससे रूस मोल्दोवा को यूरोप के करीब जाने से रोक पाएगा। मोल्दोवा मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। तीसरा मकसद, रूस पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की और मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और अशांति। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने मोल्दोवा को रूस के खिलाफ हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया हुआ है, लेकिन यह भी एक सच है कि अगर रूसी सेना ने मोल्दोवा पर हमला कर दिया तो वो महज कुछ ही घंटों में रूस के कब्जे में आ जाएगा। This is a defining moment for Moldova and for Europe. Russia's war against Ukraine has caused senseless suffering and pain. And the consequences do not stop at the Ukrainian borders. The consequences are global, from Russia's attack on international law to one of the biggest refugee crises since World War II, to rising food and energy prices. And Moldova has been particularly impacted by this war in your neighborhood, and it is exacerbating the existing crisis of COVID-19 and risks to your energy supply.
दरअसल यूरोपियन यूनियन को शक है कि रूस पूर्वी यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने के इरादे से मोल्दोवा से अलग हुए एक छोटे से इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को रूसी गणराज्य में शामिल कर सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा से लगा एक छोटा सा इलाका है जहां रूस को सपोर्ट करने वाली सरकार है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुए ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा के संबंध अच्छे नहीं हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया 1992 में मोल्दोवा से अलग हुआ था। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थित अलगाववादियों की सरकार है। ट्रांसनिस्ट्रिया को बतौर एक मुल्क किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी महज 4,70,000 है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी और यूक्रेनी मूल के लोगों की तादाद मोल्दोवन आबादी से ज्यादा है। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को फ्री गैस मुहैया करता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में 1500 रूसी सैनिक मौजूद हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के कोबासन इलाके में रूस का 20,000 टन विस्फोटक रखा है। कोबासन पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा विस्फोटकों का भंडार है। अभी तक तो अकेला यूक्रेन ही जंग की आग में जल रहा है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तपिश पूरी दुनिया महसूस करने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाके तो चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त सीधा चलते हैं जनक और जसप्रीत के पास, जो इरपिन और कीव में मौजूद हैं। जसप्रीत, मैं आपसे पूछ रहा था कि इरपिन में क्या अभी भी रूसी फौज मौजूद है या अब यूक्रेन के कंट्रोल में है इरपिन? आनंद, मैं आपको बता दूं कि अभी इरपिन पूरी तरीके से यूक्रेन के कंट्रोल में है। ये स्थिति तब थी जब रूसी सेना यहां तक पहुंच गई थी, और आपको याद होगा उस वक्त कीव में ना घुस जाए रूसी सेना, उस पुल को वहां पर उड़ाया गया था, तो उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और बिल्कुल इरपिन से यहां की एंट्री हो जाती है। बड़ी सुपरमार्केट यहां पर है और ये बड़ी सुपरमार्केट यहां की मानी जाती है जिसको तबाह किया गया था। यहां पर रूसी टैंक यहां तक आ पहुंचे थे। उसके बाद फिर जो जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की सेना की तरफ से की गई थी उसमें वो लोग वापस चले गए थे। उसके बाद वो कीव तक दाखिल नहीं हो पाए थे। लेकिन ये अलग अलग काउंटर मशीन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग रैक्स दिखा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ अभी बर्बादी के निशान बचे हैं। यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो इस सुपरमार्केट में मौजूद थे। अब इसको फिर से शुरू करने का काम हो रहा है, क्योंकि आपने कंट्रोल की बात की, तो ये अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में है। जो सारा फोकस है इस वक्त, जो हम बात कर रहे थे, आप लैंडलॉक की बात कर रहे थे, क्योंकि जो साउथ का इलाका है, अगर हम ओडिशा की बात करें तो वहां पर जबरदस्त बमबारी हो रही है और वहीं पर इस वक्त रूसी सेना फोकस कर रही है कि उस तरह से जो साउथ के इलाके हैं उनको अपने कंट्रोल में किया जाए। और ये तस्वीरें डरा भी रही हैं, डरा इस लिहाज से रही हैं क्योंकि जगह जगह इस तरह का है। यहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ था कुछ लोग इसमें मौजूद थे, कई लोगों की इसमें जाने भी गई हैं। तो यहाँ पर तो ये युद्ध की नीति थी व्लादिमीर पुतिन की कि इरपिन की तरफ से इरपिन में भी हमले कराए जाए ताकि यूक्रेनी सेना डिफ्यूज हो जाए और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो पाए। कीव में इस वक्त तो शांति है, बहुत सारे नेता पहुंचे हैं, डस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है जनक कि ज़ेलेंस्की कब तक ये युद्ध चाहते हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की तब तक लड़ेंगे जब तक उनको नाटो या यूएस या बाकी लोगों से यहाँ उनको सहायता मिलती रहेगी। क्योंकि हम डिफेंस के लोगों से, आनंद, यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये तो मानना पड़ेगा कि यूक्रेन की फोर्स ने इन इलाकों में, खासतौर पर कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने जब चारों ओर से मोर्चा संभाला, या कहें मिसाइलें दागी या सैन्य, लेकिन कीव तक नहीं पहुँच पाया। उसका कारण भी यही था क्योंकि इनके पास जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, चाहे वो जर्मनी से आ रहे हो, चाहे यूएस से आ रहे हो या नाटो से मिल रहे हो, यूरोपियन कंट्री से मिल रहे हो, ये सारे इतने एडवांस है कि रूस को सेना का मुकाबला करने के लिए काफी है। ये बात अलग है अब कितना लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों ओर झुकने के लिए तैयार नहीं। वही रूस ने अब अपनी शायद स्ट्रेटेजी बदली है। इसमें नुकसान आम यूक्रेन निवासियों को हुआ है और यूक्रेन जैसे देश को हुआ है कि इसको कम से कम 5 से 10 साल निकलेंगे सारा कर्जा चुकाकर वापस उभरने में। तो इसमें नुकसान ज्यादा किसका हुआ? नवंबर 10 तारीख को जो एग्रीमेंट साइन किया था, क्या ज़ेलेंस्की को उसे साइन करना चाहिए था? बहुत सारे सवाल हैं जिसको पोप फ्रांसिस
लॉसेस भी उठा चुके हैं। जनक दवे और जसप्रीत, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अब वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाकों के बाद अब यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा पर भी रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब रूस मोल्डोवा पर भी हमला कर सकता है। मोल्डोवा कौन सा देश है? जैसा मैंने आपको दिखाया, ओडेसा से लगकर है मोल्डोवा। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ देश है। मोल्डोवा करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोल्डोवा की सेना भी सीमित है, उसके पास केवल 7,000 सैनिक हैं। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा करना रूस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसनिस्ट्रिया का वो पट्टा बहुत अहम है। जैसे ही रूस ओडेसा पर कब्जा करेगा वैसे ही यूक्रेन काला सागर से कट जाएगा, लैंडलॉक्ड हो जाएगा। साथ ही मोल्दोवा पर हमला कर रूस उसे यूरोप के करीब जाने से और नेटो के करीब जाने से भी रोक सकेगा। रूस मोल्दोवा पर हमला कर पश्चिमी देशों को यह संदेश भी देगा कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद की तो इस तरह क्षेत्र में और भी अशांति होगी। यह सीधा वार्निंग है। खबर बदलते हैं, बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के मोहाली में एक पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमले के बाद हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब के डीजीपी ने हमले को आतंकी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब का माहौल खराब करने वाले आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल बीती रात करीब 8 बजे इमारत की 4थी मंजिल पर हमला हुआ था, वो भी एक रॉकेट लॉन्चर से। हमले की जांच जारी है। RPG-22 रॉकेट लॉन्चर किया गया था इस इलाके, इस बिल्डिंग में, जो कि पुलिस इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर्स है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उन्होंने कहा कि एक स्विफ्ट गाड़ी देखी गई, 2 उसमें लोग देखे गए और 2 आवाजें सुनी गई, एक फायरिंग की और दूसरे इंपैक्ट की। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर भी इस वक्त रखा गया है। इस पूरे मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो 2 संदिग्ध देखे गए थे जो कि एक स्विफ्ट गाड़ी में फरार हुए। प्रशांत से जुड़ेंगे, लाइव जुड़ रहे हैं मोहाली से। बता देंगे, मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला होता है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, किसी को इसका अता पता नहीं, इंटेलिजेंस को कोई इनपुट नहीं। प्रशांत, ये तो बहुत बड़ा ये है, इंटेलिजेंस फेलियर है ये। और इसीलिए बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं आनंद की, आखिर ये हमलावर कौन थे? क्या ये आतंकी हमला था? अगर ये आतंकी हमला था तो किसने किया है? क्योंकि अभी इसी बात पर यहां मंथन चल रहा है और हमारे पीछे वो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक सीधी देख भी सकते हैं, जहां पर ये RPG दागा गया है, यानी बाकायदा निशाना लगाकर ये हमला किया गया है। ये मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, जहां पर बकायदा आशंका ये है कि रेकी करके इसे निशाना बना करके हमला किया गया है, इसे अपने निशाने पर लिया गया है। क्योंकि हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाना चाहेंगे। यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर सामने में कुछ खाली जगह है सुरक्षा के लिहाज से, और इस जगह को हम बेहद अच्छे से देख सकते हैं। कुछ गाड़ियां यहां पर खड़ी है। आशंका यही जाहिर की जा रही है कि एक कोई सफेद कार रही होगी जिसमें कोई आए थे संदिग्ध और उन्होंने इस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया और यहां पर फिर इस तरह का RPG हमला किया गया है। लेकिन ये तमाम अभी आशंकाएं हैं, अटकलें हैं। इन तमाम बातों के मद्देनजर ये तफ्तीश चल रही है। अब से कुछ देर पहले ही यहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर ये आतंकी हमला हो या कोई भी हमला हो, इसकी तमाम एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। पड़ताल इस बात की भी कि क्या कुछ दिन पहले अगर 4 आतंकी गिरफ्तार होते हैं करनाल से तो उनका इससे कोई कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन, ये भी खंगालने की कोशिश
कोशिश हो रही है कि जी। क्या हिमाचल प्रदेश में अगर शीतकालीन जी, विधानसभा के बाहर लेकिन में प्रशांत सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के अंदर इस तरह से कौन है जो खुलेआम आरपीजी लेकर वो भी पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और भगवंत मान का क्या कहना है, ये सुनते हैं। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। उनका साफ कहना है कि जो लोग हमारे पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा है कि 29 अप्रैल को जो पटियाला में दंगे हुए वो किस तरीके से राजनीतिक दलों ने मिलकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं के तार जो है वहाँ सीधा जुड़े हुए थे। तो मैं बीजेपी के नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि आप पंजाब के अंदर माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। एक तरफ सियासत जारी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पर पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के हाथ मिलकर हर हालात में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। कुतुब मीनार के बाहर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर हंगामा हुआ है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुतुब मीनार पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को हिरासत में लिया गया है। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को हिंदू संगठन के ये कार्यकर्ता हैं जो वहां पहुंचे थे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, इनको बसों में भरकर डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस। हमारे रिपोर्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हिंदू संगठन है जिन्होंने बाहर कुतुब मीनार के बाहर बैठकर उसे विष्णु स्तंभ, वापस उसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग भी की और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद वहां पर कहा सुनी हुई है, बवाल मचा है, जिसके बाद पुलिस की उपस्थिति में उनको वहां से हटा लिया गया है। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर जहां इनको उठाकर बस में डालकर ले जाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि कुतुब मीनार के अंदर से गणेश की मूर्ति मिली है, गणेश जी की मूर्ति मिली है। कई बार हिंदू संगठन इस बात को कह चुके हैं कि ये स्तंभ, ये विष्णु स्तंभ है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया नहीं, लेकिन उसका नाम बदलकर कुतुब मीनार बना कर दिया गया। ये कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। वहीं 2 महीने से लंबे वक्त से जंग के मोर्चे पर डटे यूक्रेन में तेल की किल्लत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां पेट्रोल खरीदने की एक सीमा तय करनी पड़ गई। और ये खबर सुनते ही राजधानी कीव के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। देश में मौजूद पेट्रोल की कमी की वजह से सरकार ने किसी भी शख्स को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। पेट्रोल के लिए इनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एक कैपिंग कर दी गई है कि आप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। लाइन में लगे लोगों का इंतजार कई घंटों लंबा हो गया। उनमें कुछ तो पेट्रोल खत्म हो जाने के डर से सुबह ही वहां पहुंच गए। Come into morning, get up 5 o'clock, come here and wait 3 hours. इसके अलावा वहां खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी की शिकायत भी सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 75 दिन हो गए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था।
और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और इसके बाद तो रूसी सैनिकों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लेकिन यूक्रेन की सेना इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने रूसी सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट दागना जारी रखा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का दावा किया। इस बीच निकोलेव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर हमले के लिए ताकतवर होवित्जर का इस्तेमाल किया और उससे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दाग दिए। यूक्रेन ने इस हमले में भी रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया, क्योंकि महज 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होवित्जर को दुश्मनों का काल माना जाता है। इससे 50 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रूसी सेना ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन की सेना के एक और जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया। यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती नजर आई। मिसाइल के निकलते ही वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। चंद सेकंड के अंदर वो मिसाइल आग और धुआं उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गई। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता भी दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। रूस ने लुहांस्क के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है। जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। वहीं रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर धमाके के बाद अलर्ट। सिख फॉर जस्टिस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊंगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। आरक्षण के साथ ही
पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली में आज भी चला बुलडोजर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाए गए। मंगोलपुरी में कार्रवाई जारी। इलाके में काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। और अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। डूंगरपुर में केस दर्ज में भी हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अमन चोपड़ा पर दर्ज एफआईआर मामले में बीजेपी का अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर अमन चोपड़ा को जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में यूपी की तरह फर्जी एनकाउंटर नहीं होते। कानून अपना काम करता है हमारी दृष्टिगत में। हम कभी नहीं चाहेंगे यूपी की तरह फेक एनकाउंटर हो। इस प्रकार की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, ये तो एक तरीके से दबे मुंह धमकी देने वाली बात है। और नहीं रहे मशहूर संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा जी। 84 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच इरपिन से सामने आई तबाही की तस्वीरें। भारी बमबारी की वजह से पेट्रोल पंप समेत सब कुछ तबाह। युद्ध के मैदान से न्यूज 18 पर देखिए पल पल की खबर। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये मशीन तबाह हो चुकी है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाहर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग। जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का किया दावा। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। कुतुब मीनार के बाहर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर हंगामा हुआ है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुतुब मीनार पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को हिरासत में लिया गया है। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले से हैं, जहां हिंदू संगठनों ने मोर्चा निकाला और ये ऐलान किया कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। कई सारे हिंदू संगठनों में ये मान्यता है कि वहां हिंदू कुतुब मीनार में मौजूद स्तंभ, जिसको कि लोग आकर, पर्यटक आकर दुनिया भर से देख कर जाते हैं, कुतुब मीनार को भी देखते हैं। कई लोगों का मानना है कि वो विष्णु स्तंभ है, वो एक हिंदू स्मृति है, हिंदू स्मारक है और एक मंदिर हुआ करता था सनातन प्रथा में। और जैन प्रथा में भी के उपासक भी यहाँ पर पूजा किया करते थे, जिस पर जबरन कब्जा करने के बाद उसका स्वरूप बदलकर, उसका नाम बदलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे कुतुब मीनार का नाम दिया था। ये दावे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन आज हिंदू संगठनों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जिसके बाद वहां हंगामा हुआ। इन प्रदर्शनकारियों को, संगठन के इन कार्यकर्ताओं को, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं ये, इनको अब दिल्ली पुलिस वहां से हटा रही है। आपके सामने चित्रों में जो ये काली बस है, इस बस में उनको बिठाकर वहां से हटा लिया गया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके स्क्रीन की दाईं तरफ है, जहां संगठन से जुड़े हुए लोग बैठकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इन सब की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर वहां उसे विष्णु स्तंभ का नाम दिया जाए। ग्राउंड पर रिपोर्टर से बातचीत करेंगे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले वहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, हंगामा हुआ, भीड़ इकट्ठा हो गई। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी वहां पहुंचे और फिर इस भीड़ को वहां से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर डिटेन कर लिया गया और बसों में डालकर वहां से हटाया गया। ये नाम बदलने की मांग करते हुए वहां मोर्चा निकाला गया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। कुतुब मीनार परिसर के बाहर है और कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग
हिंदू संगठनों ने की है और इसलिए आज हिंदू संगठन के लोग, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग बड़े बड़े बैनर और पोस्टर के साथ यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट एकजुट होकर विशाल सार्वजनिक हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम है। हिंदू संगठनों के लोग से क्या मांग की गई है, क्या इनकी डिमांड है, क्यों विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं, क्यों विष्णु स्तंभ नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, कुतुब मीनार से विष्णु स्तंभ। ये विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, ना कि कुतुबुद्दीन ने निर्माण किया था। हम ये मांग करते हैं कि विक्रमादित्य के कहने से इसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये कुतुब मीनार नहीं है। अंदर मस्जिद भी है, उस पर भी कुछ सवाल है आपके? ये हमारे मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, नीचे हमारा विष्णु मंदिर है। अंदर का सर्वे किया, अंदर खंडित मूर्तियों को अच्छे तरीके से स्थापित किया जाए, ये हमारी मांग। आप देख सकते हैं ये बैनर है, इस पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ने नहीं, सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था निर्माण। इसी तरह की तख्तियां लेकर तमाम हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे हैं और इतिहास का हवाला दे रहे हैं कि इतिहास साक्षी है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था। कितने यतेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, कुछ दिन पहले सर्वे की मांग की गई थी, बताया गया था कि इसके अंदर खंडित मूर्तियां मिली हैं, गणेश जी की मूर्ति मिलने की भी बात कही थी, खबरों में, सुर्खियों में ये बात थी, लेकिन कई सालों से ये मांग रही है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस एक्ट के तहत ऐसे जगहों पर जहां पर इस तरह के विवादित स्थल है उस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है, भले ही वो ज्ञानवापी की बात हो या कुतुब मीनार की बात हो या जिसे अब विष्णु स्तंभ का नाम देने की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन, कोर्ट्स इसको संज्ञान में ले रहे हैं और कई जगह इस तरह की याचिकाएं दाखिल हुई हैं कि ASI द्वारा ऐसी जगहों का सर्वे करवाया जाए। जी यतेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था कि वो कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि जो कुतुब मीनार है वो असल में विष्णु स्तंभ है और किसकी अगर खुदाई की जाए तो कई मंदिरों के अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। पहले महाराष्ट्र में पूरे में ऐलान हुआ, हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ, वो विवाद अब दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में कुतुब मीनार पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया और इसके बाद जब वो ऐलान के बाद यहाँ पर पहुंचे तो काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, उन्हें बीच में ही पकड़ लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज मेरे साथ है। नीरज ने पूरा ये जो प्रोटेस्ट था वो उनका कवर किया, उन लोगों से बात की। नीरज, क्या कहना था उन लोगों का? यतीन, सबसे पहले ये बता दें कि वो जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं वहां आना चाहते थे हिंदू संगठन के लोग और हनुमान चालीसा करना चाहते थे। केडी से कहेंगे वहां की तस्वीरें दिखाए। यहाँ पहुंचकर जहां हम लोग इस वक्त मौजूद है, यहाँ पुलिस का सख्त पहरा है, आमतौर पर इतने लोग नहीं होते और अंदर प्रवेश कर चाहते थे कि हनुमान चालीसा करे। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के नीचे एक मस्जिद है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई और फिर मस्जिद और कुतुब मीनार बनाया गया। हमने पूछा कि क्या आप कुतुब मीनार को हटाना चाहते हैं, तो हिंदू संगठन के नेताओं का यह भी कहना था कि हाँ, कुतुब मीनार को हटाकर विष्णु स्तंभ होना चाहिए, देवी देवताओं की मूर्तियां। नाम बदलना चाहते हैं, स्तंभ तो यही रहेगा, विष्णु स्तंभ। नाम बदलना चाहते हैं। मंगलवार का दिन है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे और आने वाले वक्त में इस तरह का प्रोटेस्ट करने की बात उन्होंने कही। लेकिन यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाए और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया गया। बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दी है, मुख्य द्वार है। यहाँ अगर आपको प्रवेश करना है तो टिकट लेके जाना होगा। हमने भी जाने की कोशिश की थी कि अंदर जाकर उस मस्जिद की तस्वीरें ले, कुतुब मीनार की तस्वीरें ले, लेकिन यहाँ अंदर जाने नहीं दिया गया। और जो हिंदू संगठन के लोग थे वो उनको तो बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोका, अपने बसों में बैठाया और उन्हें लेकर चले गए स्थानीय थाने में। वो लोग श्री राम के नारे लगा रहे थे, हनुमान की जय बोल रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और जी, तो ये हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और ये मांग की कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रख दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इसे विक्रमादित्य ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा पढ़ने आए हिंदूवादी जो संगठनों के कार्यकर्ता है उनको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि वो विष्णु स्तंभ है और विष्णु स्तंभ पर वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद
दिल्ली पुलिस ने इन सभी लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर इनको थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों का दावा था कि जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर निर्माण किया गया और ऐसे में वो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ आसपास तैनात कर दिया गया था। और अब उन सभी कार्यकर्ताओं को, जो हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। एक बार फिर रुख करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की तरफ, जहां एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की चर्चा शुरू हो गई है। रूस की ओर से कहा गया है कि वो जब चाहे 30 मिनट के भीतर नेटो देशों का सफाया कर सकता है। बात इतनी तक नहीं रुकी, रूसी संसद के अध्यक्ष ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ, और यह अमेरिकी प्रतिबंधों का सिर्फ एक जवाब है, तीसरा विश्व युद्ध। नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। यही नहीं, इस मिसाइल को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक साथ 10 वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की विक्ट्री डे को लेकर दुनिया में पहले ही हलचल तेज है, और इन सब के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बयान ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। और इन सब के बीच रही सही कसर रूसी संसद के अध्यक्ष ने पूरी कर दी। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस पर लगाए गए 10,128 प्रतिबंध दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ एक विकल्प है, और वो है तीसरा विश्व युद्ध। नेटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की नाराजगी की वजह एकदम साफ है। युद्ध के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका की लगातार सैन्य मदद, जो ना तो रूस को रास आ रही है और ना पुतिन को। और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की का बयान रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। Містам це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори.
2.5 महीने के महायुद्ध में यूक्रेन रूस की ताकत का हर दिन एहसास करता आ रहा है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए और यही बात पुतिन को युद्ध की नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रही है। इरपिन से जसप्रीत कौर और कीव से जनक दवे साथ में जुड़ रहे हैं। इरपिन में फिलहाल तबाही के नजारे हैं हर तरफ, लेकिन क्या लोग वापस लौट रहे हैं जसप्रीत? बिल्कुल आनंद, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। हमने कीव में देखा कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है, इरपिन में भी लोग लौट रहे हैं, लेकिन जो कल 9 मई का डर था उसको लेकर के हमने देखा कि सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे, जो मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, तो लोगों की काफी कम मौजूदगी है। 2-3 स्टाफ है जो अंदर इस वक्त सिटी मार्केट के अंदर है, बाकी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस तरफ आप तबाही की तस्वीरें करम दिखा दीजिए। देखिए सामने ये पेट्रोल पंप, इसको भी नुकसान पहुंचा है, उसके आसपास की दुकानें थी, ये आप देखिए। तो यहाँ पर अभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरीके से हम देखें कि जो पूरा साउथ का एरिया है, जिसमें हम बात करें उड़ीसा की बात करें, वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। ऐसे में इरपिन तो अभी सेफ है, क्योंकि यहां से तो वापस जा चुकी है रूसी सेना, लेकिन लोगों के मन में डर काफी ज्यादा है। अभी भी वो खौफ में है और कई लोग ऐसे हैं जो हमने बात की है, क्योंकि उनका परिवार तो दूर जा चुका है। यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, ऐसे में जो पुरुष हैं वो नहीं जा सकते हैं, वो वॉलंटियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, वो आगे आप देखिए। तो यहाँ पर हर जगह आपको तबाही के निशान नजर आएंगे, रूसी सेना की बर्बरता नजर आएगी। और अभी जो हालात हैं अगर हम देखें तो जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन आनंद अभी धीरे धीरे आपके पीछे लग रहा है एक सप्लाईज का ट्रक है जो कि वहां पर कुछ सामग्री और सप्लाईज लेकर आया है। लेकिन यहाँ तीसरे विश्व युद्ध की बात छेड़ रहे हैं रूस के अंदर सांसद और रूस के स्पेस के एजेंसीज के जो हेड हैं, यानी रूस अपनी बात पर और अपने पूरे पोस्चर को बदलने में नहीं बिल्कुल लग रहा है जनक। क्या ज़ेलेंस्की और कीव में जो बैठे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन का फोकस है कि खेरसान या खार्किव से लेकर ओडेसा तक पूरा नक्शा ही बदल दें यूक्रेन का? हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बदल रही है, प्लान अब एक एक शहर पर, कल भी देखा आपने कि मैरियापुल में रूस ने अपनी परेड की, कुछ ही जगहों पे हालांकि की। अब बात ही खार्किव की आ रही है। खार्किव इसलिए भी अहम है क्योंकि उसकी 80% जो आबादी है वो रशियन भाषा बोलती है, तो इनको है कि जनमत अगर कराया जाए तो वो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। ओडेसा पहले ही अब जाके ज़्यादा जो उन्होंने कब्जा किया है, क्रीमिया पर पहले से वो कब्जा कर चुके हैं, तो ये स्थिति अब आई है। लेकिन आनंद, सबसे बड़ी बात है ना, यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ बैठ नहीं पा रहा इस मुद्दे पर, क्योंकि सबसे दुखती नब्ज जिसको कहें वो ये है गैस। आप समझते हैं गैस की सप्लाई, जर्मनी अब दोनों तरफ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। आप यूक्रेन को मदद भी दे रहे हैं, होवित्जर दे रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम रूस के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। भाई 55% गैस आपकी जो घर की है जर्मनी की, वो रूस की आती है। तो ऐसे में और मदद भी, सैन्य मदद भी एक हद तक ही दे सकते हैं जनक, क्योंकि हर देश के पास आर्थिक संकट है और ये कर्जा चुकाने में यूक्रेन पूरी तरह से नाकाम रहने वाला है। यही सबसे बड़ी बात है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध में ऐसा हथियार उभर कर निकला है जो देखते ही देखते सारे हथियारों पर भारी पड़ गया, और अब इस हथियार की दुनिया भर में तेजी से डिमांड बढ़ रही है, और इसी वजह से इसे बनाने वाली कंपनी ने उस हथियार का प्रोडक्शन दोगुना करने का फैसला किया है। देखिए, युद्ध में बन गया नंबर 1 हथियार। करोड़ों के टैंक पर एक अकेला भारी।